हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, शानदार जानदार होंगे। हाउस प्रॉपर्टी को खल्लास करके मजा ही आ रहा होगा। ओए, हाँ कि नहीं? कोई शक नहीं, है ना? तो भैया, क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप की अंतरात्मा की गहराई तक हाउस प्रॉपर्टी के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आप सॉल्व कर पाएंगे। राइट? आईसीआई तो बिल्कुल मत छोड़ देना। गीता है गीता, उसके तो सारे के सारे के क्वेश्चन हमें करने ही करने हैं। सर पहले अपना क्वेश्चन 105 देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। सर क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है, राइट? आपके पास भी मौजूद है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन है ही, मैं कैसे सॉल्व करता हूं वैसे एग्जाम में सॉल्व करना है बिना किसी टेंशन के। सर क्वेश्चन नंबर 105 है क्या बात? सर सॉल्यूशन 105 हम करने वाले हैं, ठीक है? मेन सॉल्यूशन आप जानते ही हैं, पहले पेज पे मेन सॉल्यूशन बनाएंगे, राइट? नेक्स्ट पेज पे एग्जाम में नेक्स्ट पेज पे आप बनाएंगे वर्किंग नोट। तो भैया पहले मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहा हूं, ठीक है? पहले चेक करो सबसे पहले कि टाइप कौन सा है, राइट? एग्जाम में सबसे पहला स्टेप यही देखना है हमें, क्वेश्चन का टाइप कौन सा है, टाइप 1 है या टाइप 2 है, एक घर के टुकड़े हैं या फिर फ्लोर वगैरह है, या फिर दो अलग अलग घर है। मिस्टर बेगर है, उनका एक घर ओन्स अ हाउस, दिल्ली में एक ही घर है, 3/4 पोर्शन है कि नहीं बात? सेल्फ ऑक्युपाइड है, फुल ईयर 1/4 यानी कि 25% लेट आउट, यानी कि इसका मतलब क्या है सर? पोर्शन है। घर के टाइप नंबर 2 से क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइप नंबर 2 से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है सर? इतनी बात समझ में आ चुकी है। घर के हिस्से देखते ही टाइप नंबर 2 लगेगा। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें सिखाया था, डिट्टो एंड डिट्टो, बिल्कुल वैसे ही मैं सॉल्व करके तुम्हें दिखा रहा हूँ। वर्किंग नोट में डब्बा बना देना, घर मत बनाना, चाहे डब्बा बना देना, घर भी बनाना चाहो बना देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सिंपल सा ऐसे, राइट? सर 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 25% पोर्शन अलग मसला है, 75% पोर्शन अलग मसला है। सर 25% पोर्शन में क्या होता है, 75% पोर्शन में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे सर। सर वो कह रहा है 3/4 पोर्शन ऑफ द हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि 75, यानी अगर देखा जाए तो कौन सा रेशियो बना सर? 1:3। तो 3/4 है, वो है सर सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कितने महीने सर? फुल, यानी 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर कोई घर 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है तो हमारा केस 4-5 यानी कि सेक्शन 23 2 से वो सॉल्व होता है सर। हाँ आगे नहीं, हाँ ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। 25% के साथ वो क्या गोल खिला रहा है देख लेते हैं। 25% के साथ वो क्या गोल खिला रहा है सर? 25% में जो 1/4 पोर्शन है वो लेट आउट किया है उसने 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, बोले तो 9 महीने। सर ये 9 महीने तो लेट आउट, सर ये लेट आउट हुआ है 9 महीने के लिए 700 रुपया पर मंथ, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। बाकी सर 9 महीने तो 700 रुपये पर मंथ में इतना 25% पोर्शन में लेट आउट कर दिया। सर बाकी 3 महीने क्या किया सर? 3 महीने मैंने उसे रखा सेल्फ ऑक्यूपाइड, 3 महीने मैंने उसे करा सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर तुम अब इसको देखो, है ना, ये पोर्शन तो तुमने देख लिया, सेक्शन 23(2) लग रहा है, लेकिन अगर तुम इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को देखो मुन्ना, तो ये कौन सा सर? घर जाओ और 3 घंटे 16 लगे मुन्ना, 16 केस 1 की तरह से सॉल्व करना है बिना टेंशन के। सेक्शन क्या लगेगा मुन्ना? 23(3), घर जाओ और 3 घंटे 16, राइट? फिर क्या दे रखा है सर? सर इधर रखा है एक्सपेंडिचर दे रखे हैं घर के, एक तो म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है हाउस की, फिर रेंटल वैल्यू क्वेश्चन में एक नहीं दी है सर। सर 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 ऐड कर लो 2800 रुपए पर मंथ, राइट मुन्ना? ठीक है, तो चलो 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 चलो, अब जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था बिल्कुल वैसे के वैसे सॉल्व करूंगा। मेहमान आएंगे 6 और रेशियो में बढ़ेंगे, फिर रेंटल वैल्यू आएगा, म्युनिसिपल वैल्यू आएगा, स्टैंडर्ड रेंट आएगा, एक्चुअल रेंट आएगा, फिर क्या आएगा सर?
म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर आएगा और आएगा मुन्ना इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कैलकुलेट कर लेंगे टाइमलाइन बनाकर। तो सर फेयर रेंटल वैल्यू 2800 है तो 2800 इंटू 12, 2800 इंटू 12 सर ये आ गया सर हमारा 33600। अब इसको 1:3 के रेशियो में बांट दीजिए बिना किसी टेंशन के। सर 1:3 में बांटोगे तो होगा सर ये आ गया सर 8400 और ये वाला जो पोर्शन है 75%। ठीक है तो 33600 ये आ गया सर 25200। ठीक है ना, राइट 25200। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है 25200 प्लस 8400, राइट ये हो गया हमारा फेयर रेंटल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू पर मंथ की नहीं है वरना म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है पूरे साल की 20,000 रुपए। तो सर अगर 20,000 रुपए दे रखी है पूरे साल की तो म्युनिसिपल वैल्यू का तीर कहाँ जाके लगेगा सर? म्युनिसिपल वैल्यू का तीर जाके लगेगा जैसे फेयर रेंटल वैल्यू का लगा था दीवार पर, तो म्युनिसिपल वैल्यू का तीर भी लगता है दीवार पर। तो सर म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है हमें सर 20,000, तो 20,000 ठीक है तो ये आ जाएगा सर 25% 5,000, राइट रेशियो बांटेंगे तो ये आ जाएगा 15,000। ठीक है मुन्ना, स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पे भी NA लिख देंगे, यहाँ पर भी NA लिख देंगे। एक्चुअल रेंट मुन्ना सारा झोल एक्चुअल रेंट का ही होता है। एक्चुअल रेंट क्या सेल्फ ऑक्युपाइड में आता है? सर नहीं आता। अगर एक्चुअल रेंट सेल्फ ऑक्युपाइड में नहीं आता तो एक्चुअल रेंट का तीर घर की दीवार पर नहीं लगता, सिर्फ इसी पोर्शन में लगता है जो लेट आउट है। अब ये जो 25% पोर्शन लेट आउट है 700 रुपया, 700 रुपया एक्चुअल रेंट है। तो 700 रुपए इंटू कितने महीने रहा सर मकान किराए पर? सर 9 महीने रहा इंटू 9, राइट तो 700 इंटू 9 सर 6300 आ गया। ये यहाँ बिग कांटा लगेगा क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड में एक्चुअल रेंट नहीं आता सर, सेल्फ ऑक्युपाइड में कभी एक्चुअल रेंट नहीं आता। म्युनिसिपल टैक्स ढूंढो, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में लिखा है म्युनिसिपल टैक्स ड्यू। सर क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स ड्यू है, हम यहाँ पेड लेते हैं तो ड्यू वाला नहीं लेंगे, ड्यू वाला नहीं लेंगे। ठीक है सर बात समझ में आ गई। इंटरेस्ट ढूंढो, इंटरेस्ट। ठीक है अब एक बात देखो, इसके बाद लिखा है सर ड्यू के बाद रिपेयर है, फायर इंश्योरेंस है, प्रीमियम है, लैंड रेवेन्यू, सारी की सारी ये 30% में आती है। कड़ी लगाना, फायर इंश्योरेंस, रिपेयर याद आ गया बाबू भैया? अरे वो खजाना है क्या रे हमारा देवा, उसमें घड़ी लगाऊंगा है कि नहीं बात? तो सारी सारी 30% में आती है। इसके बाद लोन लिया 1 लाख रुपए का 1/4/2014 में, ठीक है 9% के हिसाब से। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 28/3/2005 में, राइट अभी तक कुछ भी रीपे नहीं किया तो कैसे निकालेंगे भैया? इंटरेस्ट निकालना जरूरी है, तभी मेरा क्या पूरा होगा सर? तभी मेरा यहाँ पर टाइमलाइन और मेरा यहाँ पर वर्किंग नोट पूरा होगा। तो मुन्ना इंटरेस्ट निकाल देता हूँ आपके लिए, राइट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। वर्किंग नोट नंबर 1 है उत्तर बना रहा हूँ, ये वर्किंग नोट नंबर 2 में, राइट इंटरेस्ट भी मैंने यहाँ लिख दिया, वर्किंग नोट नंबर 2 से मैंने पिक कर लिया है इंटरेस्ट। ठीक है मुन्ना, टाइमलाइन बनाता हूँ आपके लिए, एग्जाम में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरा फिक्स पीरियड है, ठीक है अपने एग्जाम का, अपना प्रीवियस ईयर। ठीक है मुन्ना, अपना प्रीवियस ईयर। बोलो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, राइट। अब ये लोन कब लिया बताना जरा? लोन लिया मैंने 1/4/2014, ठीक है राइट। अपने ईयर तक कुछ चुकाया? अपने ईयर में मैंने कुछ भी नहीं चुकाया सर, बिल्कुल भी कुछ नहीं चुकाया। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? अपना जो फिक्स पीरियड है उसमें पूरा ब्याज जाएगा, तो पहले मैं आसान सा फिक्स पीरियड का ब्याज निकाल लेता हूँ। सर लोन लिया था 1 लाख रुपए का जो कभी भी नहीं चुकाया, इस दौरान भी कुछ नहीं चुकाया, कहीं भी कुछ नहीं चुकाया। तो 1 अप्रैल को अपने ईयर के 1 अप्रैल को कितनी उधारी थी सर? अपने ईयर के 1 अप्रैल को 1 लाख की उधारी थी। 31 मार्च तक अपने ईयर के 31 मार्च तक कितनी उधारी रही? 1 लाख की रही, कुछ नहीं चुकाया। तो 1 लाख रुपए इंटू 9% इंटू 12/12 का ब्याज सर पे तड़पता रहा है ना। और हम भी रातों की नींद उड़ाए रखी कि भैया ये का होगा भैया, अभी तक लोन और ब्याज चुकाना है। तो ब्याज कितना बैठा सर? 9,000 रुपए बैठा, राइट। फिर भैया ये तो फिक्स हो गया, मजा ही आ गया। अब आती है भैया शानदार जानदार कहानी, बोलो जल्दी बोलो 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 बोलो,
बोला प्री गेस्टेशन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में खत्म होता है। प्री गेस्टेशन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में खत्म होता है। प्री गेस्टेशन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होगा, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में खत्म होगा। इसमें गृह प्रवेश कब है सर? इसमें गृह प्रवेश है 28/3/2015। ये है भैया गृह प्रवेश। इस गृह प्रवेश से पहले वाला मार्च क्या होगा? इससे पहले वाला मार्च होगा मुन्ना, इससे पहले वाला मार्च होगा, इससे पहले वाला मार्च होगा 28/3/15 से पहले वाला मार्च, यानी मार्च 15 से पहले वाला मार्च कौन सा होता है? मार्च 14, यानी कि 31/3/2014। पूरी दादा जे का हो वो है कि नहीं बात? 31/3/2014, राइट, क्योंकि हाउस कंप्लीट कब हुआ था? 28/3/2015, 28/3/2015। अब मुन्ना 28/3/2015 को कंप्लीट हुआ, इससे पहले वाला मार्च 31/3/2014, ठीक है मुन्ना। अब यहां से यहां तक गिनना जरा कितने महीने हुए। ये क्वेश्चन भी आ चुका है तुम्हारे एग्जाम में, आईसीआई है, कैसे बना सकता है? कुछ भी नहीं है, दिमाग नहीं लगाना कुछ। अब ये बताओ, अप्रैल 14 से मार्च 14 से तो रिवर्स हो रहा है, रिवर्स। अब भैया ये तो यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव में दिन आने चाहिए ना, महीने आने चाहिए, यहाँ तो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है? रिवर्स तो हम जाएंगे नहीं। रिवर्स से जाएंगे तो बच्चा जब एग्जाम में क्वेश्चन आता तो बच्चा कहता है अब क्या करूँ इसको, तो मैं ही कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, फिर से वो चेक करेगा, फिर से वो चेक करेगा। तो भैया अगर ऐसा हो रहा है कि आगे बढ़ने के बजाय रिवर्स जा रहा है, तो इसका मतलब देयर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, कोई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में खत्म होता है। डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च पर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर कोई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है ही नहीं। यहाँ सिर्फ हमारा क्या है? 9,000 रुपए का सिर्फ अपना क्या है मुन्ना? इंटरेस्ट। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 9,000 रुपए। अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता तो डिवाइड बाय 5 करता, राइट, और फिर टोटल इन दोनों को ऐड करके अपना इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट निकालता। तो फिलहाल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हो गया निल, तो भैया टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? टोटल इंटरेस्ट आ गया मेरा 9,000, प्री कंस्ट्रक्शन का 0 और फिक्स का 9,000। अब भैया ये जो इंटरेस्ट है मुन्ना, ये जो इंटरेस्ट है इसका तीर कहाँ लगेगा? सर इंटरेस्ट का तीर भी जाके लगता है, क्योंकि वो पूरे घर का इंटरेस्ट होता है सर, दीवार पर। तो भैया 9,000 को बांट दो 25%, 1:3 में बांट दो। ये आ गया 2,250 और 9,000 इंटू ये आ गया 6,750। मुझे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी शानदार तरीके से। मैंने अपना क्या बना दिया? मैंने अपना फर्ज निभा दिया और पूरी की पूरी मैंने कैलकुलेशन कर दी वर्किंग नोट 1 में। वर्किंग नोट 2 में क्या बना दिया मैंने? वर्किंग नोट 2 में मैंने अपना इंटरेस्ट निकाल दिया। ये मैंने 2 वर्किंग नोट बना दिए आगे वाले पेज पे। अपने मेन पेज पे आऊंगा जहां मैंने लिखा होगा सॉल्यूशन 105, राइट। अब क्या करना है सर? बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया, ठीक है। साफ साफ बनाना, मैं तो थोड़ा सा राइटिंग की वजह से, ठीक है, तुम एग्जाम में साफ बनाना। यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ पहले टाइटल डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ, है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो भी हमारे बेगर हैं उनके लिए, ठीक है मुन्ना। अब आएगा मुन्ना पर्टिकुलर्स आ गया, यहाँ टैक्सेबल अमाउंट आ गया, यहाँ भी टैक्सेबल अमाउंट आ गया। अब मैं इसकी आपको बाइफरकेशन यानी कि डिटेल दूंगा। ये कितना है सर हमारा? ये 25% एग्जाम में लिख के बताएंगे। ये कितना है सर? 75% एग्जाम में लिख के बताएंगे। 25% कैसे सॉल्व करना है? सोलो, यानी 25% सॉल्व करना है सेक्शन 23(3) से, राइट। 75% कैसे सॉल्व करना है? 23(2) से, यानी कि 12 महीने सेल्फ ऑक्युपाइड 23(2) से। ये मैंने सेक्शन लिख के बता दिया, ठीक है मुन्ना। अब जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स क्या बचेगा? बचेगा सर एनएवी, ठीक है। फिर क्या आएगा? माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, राइट। फिर पहला 30% और दूसरा इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 में निकाला हुआ है, राइट। अब मुन्ना जीएवी पहले मैं आसान से सॉल्व कर लेता हूँ। पहले 75% वाला सॉल्व करता हूँ क्योंकि वो सेल्फ ऑक्युपाइड 12 महीने, तो उसकी एनएवी ही क्या है? निल है। 30% ऑफ एनएवी भी निल है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना है सर? इंटरेस्ट मैंने निकाला 6750, इंटरेस्ट मैंने निकाला 6750,
तो 6750 ये मेरा इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है मुन्ना, आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया मेरा माइनस का 6750, माइनस का 6750, राइट। अब मुन्ना अब मैं निकालूंगा सर सॉल्यूशन 25% वाला। 25% वाले फोकस करो, इसकी तो एनईवी नहीं होती, तो ये सारी वैल्यू इसके लिए एक तरीके से क्या है, बेकार ही है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर। फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर क्या है सर? सर विच एवर इज हायर है 8400 रुपए। विच एवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर, लोअर ही क्या हो गया सर 8400 रुपए। यही मेरा है ना, यही मेरा क्या बनता है सर, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर क्या बना सर, विच एवर इज हायर बना 8400। ठीक है, तो भैया जीएवी कितनी हो गई, जीएवी हो गई 8400। वर्किंग नोट नंबर 3 में आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 8400 वर्किंग नोट 3 में आप इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है मुन्ना, म्युनिसिपल टैक्स ढूंढो। म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स सर इस क्वेश्चन में ड्यू थे, तो ये लिख के आएंगे साफ साफ, भैया ड्यू थे तो इसलिए हम नहीं ले रहे, है ना, म्युनिसिपल टैक्स नहीं लेंगे बिकॉज इट इज ड्यू। एनएवी कितनी आ गई सर, एनएवी आ गई सर 8400 रुपए। 30% ऑफ 8400 रुपए, 8400 इंटू 30%, ये रिडक्शन आ गई सर 2520 सर डिडक्शन आ चुकी है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आया 2250, इंटरेस्ट आया 2250, इंटरेस्ट आया 2250 इस पोर्शन का। ठीक है, तो भैया यहां लिख दिया मैंने 2250। अब निकाल लो जल्दी से, 8400 एनएवी, उसमें से घटाया 2520 30% और 2250 का ब्याज, टोटल ये आ गया सर 3630। और क्योंकि मुन्ना ये वाला पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो भैया सेल्फ ऑक्यूपाइड की हमेशा लिमिट होती है, तो मुन्ना लिमिट जरूर कंपेयर कर, क्योंकि यहाँ तो अमाउंट छोटा था इसलिए आपने आंसर निकल गया, लेकिन लिमिट अगर ऊपर निकल जाती है तो वहां पे 30 या 2 लाख की लिमिट लगा के चलनी है। अब सर क्योंकि सेक्शन 70 बोलता है एक पोर्शन में ये आया है, एक पोर्शन में हुआ, तो आपस में इनके सर फोड़ दो, सर फोड़ दो इनके आपस में, है कि नहीं बात? जैसे दूल्हा दुल्हन शादी करते तो आपने सर नहीं फोड़ते इनके, एक दूल्हे का सर लगाया, दूल्हे का धट, है कि नहीं बात? ऐसे इनके भी सर फोड़ दो, तो सर क्या होगा 3630 है ना, माइनस करो 6750, तो आंसर आएगा माइनस के 3120, माइनस के 3120 मेरा आंसर आएगा, यानी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 3120, लॉस आ गया सर। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजे आ चुका है। क्या किया मैंने, अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले मैंने ढूंढा टाइप क्या है, तो मैंने पहचाना टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 का क्वेश्चन आते ही एक पेज छोड़ा, सेकंड पेज पे आया, वर्किंग नोट नंबर 1 बना दिया, और उसमें सारे के सारे मैंने 6 के 6 में मान रेशियो में और एक्चुअल रेंट के आगे लिख दिया। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करवा रहा है, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर दी, और फिर अपना मेन सॉल्यूशन में आया, सारा का सारा डेटा वर्किंग नोट नंबर 1 से उठा के फिट कर दिया, 3120 मेरा आंसर आ चुका है। मैंने आपको ऐसे टेबल फॉर्म में बनाया है, यहां पर जो आंसर आया देखो 3120 ही आया है, यहां पर जो आंसर आया इन्होंने ऐसी टेबल फॉर्म में ना बनाकर सॉल्यूशन में यूनिट 1 अलग सॉल्व की, यूनिट 2 नीचे सॉल्व करिए। चाहे आप ऐसे कर दो सॉल्व, चाहे जैसे मैंने बताया वैसे कर दो, एक ही बात है। 6750 हमारा ये आंसर आया, ये हमने बिल्कुल वैसे निकाले, 8400 रुपये जीएवी आई। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट आ चुका था, ये पॉजिटिव में आया था, फाइनल आंसर हमारा आ गया। हम दोनों आपस में क्या कर दिया, मिला दिए, सर मिला दिए, आंसर आ चुका है। बोलो मजा ही आ चुका है। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। सर लॉग 106 पढ़ेंगे, 106 पढ़ेंगे तो मुन्ना ध्यान से सॉल्व करेंगे। 106 ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके पास आई, मेरे पास भी है, वो खामोश। टाइप कौन सी है सर? सबसे पहले ही मैंने चेक किया सर, टाइप 1 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 2 घर अलग अलग दे रखे हैं, एक 92 में कंप्लीट हुआ, एक 91 में कंप्लीट हुआ। अरे बहुत साल पहले की बात हो गई, हमारे तो पिछले जन्म की बात चलेगी होगी सर, है कि नहीं बात? तब की ये बातें हो चुकी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। टाइप 1 क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया कि पहले ही अलग अलग क्वेश्चन मान के करने हैं। तो भैया ये मैं मान रहा हूँ हाउस नंबर 1, इसकी सारी कैलकुलेशन अलग, ये हाउस नंबर 2, इसकी सारी कैलकुलेशन अलग। ठीक है, इसकी हाउस 1 की जीएवी अलग, हाउस 1 का म्युनिसिपल टैक्सेस अलग, हाउस 1 और 2 की दोनों की एनएबी बिल्कुल अलग अलग,
हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों ही जुदा जुदा, ये गाना गा रहे हैं दोनों। फिर सेक्शन 24 भी दोनों का बिल्कुल अलग अलग, 30% भी बिल्कुल अलग अलग, और इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन भी बिल्कुल अलग और अलग। सर हाउस 1 हाउस 2 का फॉर्मेट अलग अलग बना दिया, टाइप पहचाना स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 2 में अब बचानो केस क्या है। सर क्वेश्चन में डब्बे के नीचे लिखा हुआ है बोथ द हाउसेज वर लेट आउट, और क्वेश्चन लिखा है तो इसका मतलब 12 महीने लेट आउट है, दोनों ही घर क्या है, यानी कि 12 महीने लेट आउट। 23(1)(a) और 23(1)(b) से क्वेश्चन सॉल्व होगा, दोनों ही 23(1)(a) और 23(1)(b) से ही, है ना, क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि दोनों ही घर क्या है सर हमारे 12 महीने लेट आउट है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। यानी हमारे जानने के लिए केस में ना एग्जाम में तो सेक्शन लिखेंगे, तो पहले मैं हाउस 1 सॉल्व करना मुन्ना, पहले मैं हाउस नंबर 1 सॉल्व करूंगा, फिर हाउस नंबर 2 सॉल्व करूंगा। हाउस नंबर 1 सॉल्व करना तो सर जीएवी निकालनी पड़ेगी, तो मैंने तो जीएवी निकालनी पड़ेगी, तो जीएवी निकालेंगे सर। फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर। सर फेयर रेंटल वैल्यू, सर क्वेश्चन में फेयर रेंटल, सर ये एनुअल रेंटल, एनुअल रेंटल वैल्यू दे रखी है, और बहुए का कह रहे हैं भैया, अगर एनुअल रेंटल वैल्यू दे रखी है तो एनुअल रेंटल वैल्यू का मतलब है मकान किराए पे दिया गया होगा, तो किराया मिला है, किराया एनुअल रेंटल, रेंट मिला है पूरे साल का, तो इसका मतलब फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है। सर फेयर रेंटल वैल्यू क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी तो एनए, नहीं दे रखी तो एनए मान लेंगे, नॉट एप्लीकेबल। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है सर, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है पहले घर की 25,000, विच एवर इज हायर 25,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना दे रखा है मुन्ना, स्टैंडर्ड रेंट भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो नॉट एप्लीकेबल मान लेंगे, नॉट एप्लीकेबल। विच एवर इज लोअर, सर लोअर आ गया मेरा 25,000, और जो विच एवरेज लोअर है वही एक्सपेक्टेड रेंट होता है, वही एक्सपेक्टेड रेंट होता है। 25,000 और एक्चुअल रेंट, सर एक्चुअल रेंट यहाँ हम कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि ये हमारा है मुन्ना वैकेंसी, वैकेंसी है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होगा तो समझ में आई होगी बात कि 23(1)(a) और 23(1)(b नहीं है, नीचे अगर लिखा है कि दोनों के दोनों घर लेट आउट है, तो इसका मतलब डब्बे में हम भूल चुके हैं कि सर 3 महीने की वैकेंसी है, इसलिए पहला हाउस है हमारा सेक्शन 23(1)(c) वैकेंसी, तो मुन्ना ये है 23(1)(c। दूसरे घर में कोई वैकेंसी नहीं है, तो ये 23(1)(a) है, तो मुन्ना केस पहचानना उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि भैया दुनिया में क्या चल रहा है। अब देखो मुन्ना क्या चल रहा है, देखो अब ध्यान से। वैकेंसी का फार्मूला यानी कि इक्वेशन, अगर एक्चुअल रेंट में वैकेंसी का अमाउंट जोड़ दें और वो ज्यादा या बराबर हो जाए, बराबर हो जाए एक्सपेक्टेड रेंट के, तो फिर एक्चुअल रेंट ही जीएवी मानेंगे, एक्चुअल रेंट ही जीएवी मानेंगे। तो ये एक्चुअल रेंट कितने महीने आया, 3 महीने अगर वैकेंसी रही तो एक्चुअल रेंट आया 9 महीने, वैकेंसी रही 3 महीने। अब जो वर्ड दे रखा है एनुअल, अब जो वर्ड दे रखा है मुन्ना एनुअल रेंटल वैल्यू, यानी एनुअल बोले तो पूरे साल की किराए की वैल्यू कितनी है। सर पूरे साल की किराए की वैल्यू अगर 30,000 है, पूरे साल की किराए की वैल्यू अगर 30,000 है, पूरे साल का किराया 30,000 है, तो एक महीने का कितना हुआ, एक महीने का हुआ सर 2500। एक महीने का निकाल सकते हो, तो भैया मैंने एक महीने का किराया निकाल दिया 2500। एक्चुअल रेंट कितना हुआ फिर, सर एक्चुअल रेंट हुआ 2500 इंटू 9, वैकेंसी 3 महीने रही, तो वैकेंसी अगर 3 महीने रही तो वो कितने रुपए नहीं कमा पाया, 2500 इंटू 3। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 2500 इंटू 9, 2500 इंटू 3, सर ये बैठ गए हमारे 30,000 रुपए। ठीक है ना मुन्ना, राइट, तो ये बैठ गए हमारे सर 30,000 रुपए। क्या ये 30,000 रुपए ज्यादा है या बराबर है 25,000 के? जी हाँ सर, ये ज्यादा है, किससे सर, 25,000 से। ये 30,000 रुपए इज मोर देन 25,000, तो अगर ये ज्यादा है तो एक्चुअल रेंट ही जीवी बनेगी। और कई बार तुमसे मैं कह चुका हूँ मुन्ना मुन्नियो, एक्चुअल रेंट 30,000 नहीं है, 30,000 तो वैल्यू निकल के आई क्वेश्चन की, एक्चुअल रेंट है ये जो हमने कैलकुलेट किया है, ये मुन्ना जे तो एक्चुअल रेंट कितना हुआ सर, 3 महीने कितना 2500 इंटू 9, 22,500 है एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट 22,500 ही जीएवी बनेगी, 22,500 ही जीएवी बनेगी, 22,500 ही जीएवी बनेगी।
ये सर बढ़िया तरीके से लिख के आ जाऊंगा, इफ ड्यू टू वैकेंसी, है ना, इस ये वाली लाइन जो हम कई बार पहले भी सीख चुके हैं। सर 22,500 म्युनिसिपल टैक्स पे आओ, वरना म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है 2500, लेकिन सबसे आखिरी लाइन है, ध्यान से पढ़े। बोथ द हाउस लेट आउट कर रखे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम का कुछ नहीं करना, वो 30% में कवर होता है। ग्राउंड रेंट का भी कुछ नहीं करते क्योंकि वो 30% में कवर होता है, तो इग्नोर मारे। स्टिल आउटस्टैंडिंग पेड, कोई लेना देना नहीं है। रिपेयर भी भैया 30% में कवर होता है, कड़ी सोने की बाबू भैया है ना, जानते हो कड़ी क्यों नहीं लगवाते, वो का खजाना है कि नहीं बात, ये भी 30% में कवर होता है, 30% में कवर होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में कवर होता है, ठीक है। रिपेयर एक्सपेंस ऑफ हाउस से म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस बी, ये मुद्दे की बात, म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस बी वर पेड बाय टेनेंट, यानी हाउस बी जो है, ठीक है, हाउस ए कर देने से हाउस बी का टेनेंट ने पे किया है, हम लेते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो भैया ए का तो ओनर ने पे किया, बी का टेनेंट ने पे किया है, तो यहां नहीं लेंगे, डैश लगा देंगे और लिख के आ जाएंगे एग्जाम में, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ही ली जाता है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट शैल नॉट बी कंसीडर। हाउस वन का तो इसका मतलब कुछ नहीं कह रहा, तो इसका मतलब मकान मालिक ने ही पे किया है, तो म्युनिसिपल टैक्स आ गया सर 2500, राइट सर, म्युनिसिपल टैक्स 2500, तो 22,500 माइनस 2500, ये आ गया सर 20,000 रुपए की हमारी एनएवी आ गई। 20,000 का 30% सर, ये आ गया 6,000, क्या बोला 6,000। इंटरेस्ट, अच्छी बात है, पिछले क्वेश्चन की तरह निकालने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट हमें निकाल के ही दे रखा है, राइट सर। इंटरेस्ट ऑन लोन टू रिनोवेट द बिल्डिंग, ठीक है, रिनोवेट हो कंस्ट्रक्शन हो क्या फर्क पड़ता है, लेट आउट वाली प्रॉपर्टी है, अनलिमिटेड है सर, 1200 रुपए दे रखा है पहले घर का। फाइनली आंसर कितना आ गया हाउस नंबर ए का, 20,000 माइनस 6,000 माइनस सर 20,000 माइनस 6,000, क्या हो रहा है, 20,000 माइनस 6,000, 14,000 आ गया, माइनस 1,200, ये आ गया 12,800, ठीक है मुन्ना, 12,800 तो ये आ गया, राइट। अब हाउस बी पे आते हैं। हाउस बी, उम्मीद है पहला वाला पॉइंट समझ में आ चुका होगा, ये मैं हटा रहा हूं यहाँ से। फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, ये सारी बातें हमें अब यहाँ पे मान के देख के चलनी पड़ेंगी। सर फेयर रेंटल वैल्यू हाउस बी की सर नहीं दे रखी, तो नॉट एप्लीकेबल। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है सर, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है 12,000, विच एवर इज हायर 12,000। स्टैंडर्ड रेंट सर नहीं दे रखा, विच एवर इज लोअर 12,000। एक्चुअल रेंट, इसमें कोई टेंशन नहीं है सर, ठीक है ना, वैकेंसी वगैरह कुछ नहीं है, यानी कि 23/1 यही लग रहा है। एक्चुअल रेंटल वैल्यू दे रखी है 12,000, तो 12,000 और एक्चुअल रेंट 12,000, विच एवर इज हायर 12,000, तो मेरी यहाँ जीएवी कितनी आ गई सर 12,000 रुपए आ चुकी है, तो यहाँ लिखूंगा जीएवी 12,000, राइट। म्युनिसिपल टैक्स में है ही नहीं, एनएवी कितनी आ गई सर 12,000। 12,000 का सर 12,000 का 30%, 12,000 का 30%, ठीक है ना, कितना आया इंटू 30%, सर 3,600 रुपए आ गया। ब्याज कितना दे रखा है मुन्ना, ब्याज दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है बिल्डिंग का सर, कुछ इंटरेस्ट दिया नहीं, क्या बात, तो 12,000 माइनस 3,600, ये आ गया मेरा 8,400 रुपए सर, ये मेरा 8,400 रुपए आ गया। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अब दोनों पॉजिटिव है, तो अगर मैं लिखूं टोटल आंसर क्या है, टोटल इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 8,400 प्लस 12,800, ये आ गया सर मेरा 21,200। 21,200 मेरा मुन्ना टोटल इंटरेस्ट अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ चुका है। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। यानी टाइप 1 भी मैंने आपको करा दिया, टाइप 2 भी मैंने आपको करा दिया, शानदार जानदार तरीके से दोनों आप समझ चुके हैं, राइट। अब सर टाइप 1 में दो घर अलग कैलकुलेशन जैसा भी करी, टाइप 2 में पोर्शन बनाएंगे, वर्किंग नोट में सारा सॉल्यूशन हो जाता है। सर 108 देखते हैं पहले, फिर 107 आप अपने आप समझ जाएंगे सर। बिल्कुल शगुन का 108, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन,
सर हंटर है, हंटर, ये हंटर, ठीक है। लेट आउट वन ऑफ द हाउस अलॉन्ग विद जनरेटर, भैया हाउस जनरेटर के साथ, जनरेटर बोले तो फैसिलिटी, फैसिलिटी तुम्हें बताइए, अगर फैसिलिटी दे रखी होती है तो हम उसे एक्चुअल रेंट में कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अगर हम एक्चुअल रेंट ले रहे हैं मकान का 10,000 रुपये और कह रहे हैं साथ में जनरेटर वगैरह की फैसिलिटी है, उसके ऊपर 4,000 अलग, तो हम तो 14,000 चार्ज करेंगे। तो 10,000 कहाँ जाता है, याद आ रहा होगा, फैसिलिटी वाला क्वेश्चन कराया था। 10,000 तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, फैसिलिटी जाएगी अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज में, ठीक है ना, अदर सोर्स में जाएगी, राइट। एंड हैज चार्ज सम ऑफ रुपीज 40,000 पर मंथ एज रेंट, 40,000 पर मंथ, आउट ऑफ विच 40,000 में से 3,000 रुपए जनरेटर के हैं। He has paid 2,300 रुपए, he has paid rupees 2,300 and the tenant has paid rupees 900 toward the municipal tax, यानी 2,300 रुपए म्युनिसिपल टैक्स से ये मिलेंगे, है ना। 900 रुपए टेनेंट पे कर रहा है, ये 900 रुपए में कांटा लगा दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, है ना, पूरे घर का इंटरेस्ट है 7,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। हंटर पेड द रिपेयर चार्जेस ऑफ द जनरेटर, अब ये रिपेयर चार्जेस जो जनरेटर के पे किए मकान मालिक ने, हंटर ने, तो भैया जनरेटर की जो कीमत है, जनरेटर से जो कमाई है, जनरेटर की कमाई फैसिलिटी है, फैसिलिटी अदर सोर्स में जाएगी, तो ये रिपेयर भी मुझे अदर सोर्स में लेके जाना पड़ेगा, जिस सोर्स की इनकम उसी सोर्स के खर्चे, है कि नहीं बात, राइट। ये बात हम जानते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। जनरेटर का फ्यूल, ये भी भैया अदर सोर्स में लेके जाना पड़ेगा। जनरेटर चलाने वाले हत्ते की टक 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 टक, उसको भी अदर सोर्स में लेके जाना पड़ेगा। टोटल इनकम निकालने को कह रहा हूँ ना, टोटल इनकम, ठीक है। अब अगर तुम बात देखो तो मुन्ना, यहाँ पर टोटल किराया कितना है सर, यहाँ पर टोटल किराया है 40,000 रुपए, ठीक है। टोटल किराया कितना है सर, 40,000, टोटल रेंट 40,000, जिसमें से फैसिलिटी, आपको बताइए फैसिलिटी हमेशा अदर सोर्स में जाती है, तो बिल्डिंग का रेंट कितना है, बिल्डिंग रेंट, ठीक है ना, और फैसिलिटी जनरेटर कितना है, तो जो फैसिलिटी जनरेटर है वो मैं लेके जाऊंगा अदर सोर्स में, अलग अलग बता रखा है ना इसने, इसलिए कंपोजिट रेंट, ये कौन सा खेल है सर, ये कंपोजिट रेंट के ऊपर का खेल है, कंपोजिट रेंट के ऊपर क्वेश्चन है ये, ठीक है मुन्ना। अलग अलग बता रखा है, इसलिए मैं बिल्डिंग को लेके जाऊंगा हाउस प्रॉपर्टी में और जनरेटर को लेके जाऊंगा अदर सोर्स में, बिल्डिंग को लेके जाऊंगा हाउस प्रॉपर्टी में, अदर सोर्स में लेके जाऊंगा जनरेटर वाले रेंट को। अब बिल्डिंग का किराया कितना है सर, बिल्डिंग का 40 में से अगर जनरेटर का किराया 3,000 रुपए है ना, पर मंथ, तो बिल्डिंग का किराया कितना हो गया, बिल्डिंग का किराया हो गया 37,000 रुपया पर मंथ, सिंपल, ठीक है। यानी कि मुझे ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है, पहले मैं ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लेता हूँ। 37,000 पर मंथ, 12 महीने किराया पर, देखो यही बात लिखी है बिना किसी टेंशन के सर, 37,000 इंटू 12, ये मेरा आ गया जीएवी। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना है सर, म्युनिसिपल टैक्स पेड ये रहा 2,300 रुपए पर मंथ में लिखा, तो इसका मतलब पर एनम ही से मानेंगे, पर एनम ही से मानेंगे, राइट। तो 2,300 रुपए यहाँ लेस कर दिया, एनएवी आ गई, 30% एनएवी आ गया। इंटरेस्ट कितना है दे रखा है सर, यहाँ पे दे रखा है साफ साफ, ये रहा इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन 7,000 रुपए, यानी कि पर मंथ नहीं दे रखा, तो पूरे साल का 7,000 रुपए दे रखा है, बहुत बढ़िया तरीके से, सिंपल क्वेश्चन हो गया। यानी ये क्वेश्चन तुम्हें हाउस प्रॉपर्टी के लिए नहीं, अदर सोर्स के सिखाने के लिए है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये आ गई, बस यही जानना था कि यहाँ इतना आएगा और अदर सोर्स में कितना आएगा। तो ये देखो, ये है क्वेश्चन की खास बात, जिसलिए मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया ये। अब यहाँ क्या होगा, जहां की कमाई वहीं के खर्चे, जहां की कमाई वहीं के खर्चे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी कमाई उसी खर्चे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी कमाई उसी खर्चे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी कमाई उसी खर्चे। हाउस प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई। अब आया इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, अदर सोर्स में आ जाओ मुन्ना। अब अदर सोर्स में ध्यान दो, 3,000 रुपए जनरेटर का किराया, 3,000 इंटू 12, ये होगा 3600। साथ के साथ मैंने 3 खर्चे किए, जो कमाई अगर अदर सोर्स की है, कमाई अगर अदर सोर्स की है, कमाई अगर अदर सोर्स की है, तो भैया एक्सपेंस भी अदर सोर्स में जाएंगे। अदर सोर्स में 30% जैसी कोई बात नहीं होती, अदर सोर्स में 30% जैसी कोई बात नहीं होती कि स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखी है तो 30% बाकी सारे खर्चे उसमें आ गए।
भैया अदर सोर्स में 30% जैसी कोई रिडक्शन नहीं है, तो वहां जो भी खर्चे वो दिखाने पड़ेंगे। रिपेयर चार्ज भी दिखाना पड़ेगा, फ्यूल भी दिखाना पड़ेगा और सैलरी भी दिखानी पड़ेगी। और ये मेरी आ गई अदर सोर्स की इनकम, क्योंकि अदर सोर्स में सिर्फ एक ही इनकम है जनरेटर की, राइट। अब टोटल कैसे निकालूंगा, ये मैं हमेशा की तरह कंप्यूट करता हूं, है कि नहीं बात। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सैलरी निल, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी निल, कैपिटल गेन निल, अदर सोर्सेज, जीटीआईए, डिडक्शन निल और टोटल इनकम ये आ चुकी है शानदार जानदार तरीके से। तो दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स में डिफरेंस समझे मुन्ना, हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स में डिफरेंस। सर हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स में क्या डिफरेंस है, हाउस प्रॉपर्टी में 30% ऑफ एनएवी दी होती है, हाउस प्रॉपर्टी में 30% ऑफ एनएवी पहले से फिक्स है, इसलिए किसी भी तरह के बाबू भैया के एक्सपेंस हमें क्या करने पड़ते हैं, इग्नोर करने पड़ते हैं, इग्नोर करने पड़ते हैं एक्सपेंस। अदर सोर्स में अगर आप जानेंगे तो अदर सोर्स में कोई 30% जैसी रिडक्शन नहीं होती, इसलिए जो भी खर्चे हैं वो घटाते हैं, क्योंकि वहां पे 30% जैसी कोई रिडक्शन नहीं होती। इसलिए अदर सोर्स में जब जाते हैं तो क्या करते हैं, ऑल एक्सपेंस हैव टू बी कंसीडर, सारे एक्सपेंस मुझे कंसीडर करने पड़ते हैं, सारे एक्सपेंस मुझे इनकम में से माइनस करने पड़ते हैं। तो ये एक जबरदस्त डिफरेंस होता है अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। हाउस प्रॉपर्टी में 30% में खर्चे आ जाते हैं, खर्चे फैसिलिटी नहीं खर्चे आ जाते हैं, इसलिए सारे खर्चे इग्नोर। लेकिन अदर सोर्स में खर्चे की कोई ऐसी डिडक्शन नहीं है, तो मुझे खर्चे कंसीडर करके चलने पड़ते हैं। सर एक क्वेश्चन और रह गया, खत्म कहानी है ना, पैसा हजम, फिर तो आप सारे क्वेश्चन कर ही सकते हैं बिना किसी टेंशन के। अब देखो चुई मुई है ना, चुई मुई देखो क्या कह रही है, लेट आउट प्रॉपर्टी किया 800 रुपए पर मंथ, ठीक है। फेयर रेंटल वैल्यू इतनी दे रखी है, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, म्युनिसिपल टैक्स पेड दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दे रखा है, रिपेयर चार्जेस। अब ये जो रिपेयर है घर के, इंश्योरेंस प्रीमियम जो मैं येलो पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये क्योंकि 30% में कवर होते हैं इसलिए इनको इग्नोर किया जाता है एज कवर इन स्टैंडर्ड रिडक्शन 30%। फैसिलिटी आगे साथ साथ देखो, ये लिखी बात, शी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फैसिलिटी टू द टेनेंट, चुई मुई जो है वो टेनेंट को कुछ फैसिलिटी देती है जो उसके इंक्लूडेड इन एक्चुअल रेंट, जो एक्चुअल रेंट में इंक्लूड है, ठीक है ना, एक्चुअल रेंट में ही इंक्लूड है। सबसे खतरनाक बात वो कह रही है भैया जो तेरा एक्चुअल रेंट है ना 8,000 रुपए, इस 8,000 रुपए में सारी चीजें इंक्लूड है। फर्नीचर बता दिया अलग अलग भैया इसी में इंक्लूड है, 300 रुपए ये भी इसी में इंक्लूड है और 400 रुपए ये भी इसमें इंक्लूड है। अब तुम क्या बता सकते हो मुझे कि सर क्या इसकी बाइफर्केशन बैठेगी अदर सोर्स की और हाउस प्रॉपर्टी की? सिंपल, यानी कि ये केस हुआ मेरा कंपोजिट रेंट। सर कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट में अगर वैल्यू अलग अलग दे रखी होती है तो हम अलग अलग निकालते हैं। सर बिल्डिंग कहाँ जाती है, बिल्डिंग का रेंट, रेंट ऑफ बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी में, फैसिलिटी सर अदर सोर्सेज में। तो मुन्ना रेंट ऑफ बिल्डिंग कितना है 8,000 रुपए टोटल मेरा कंपोजिट रेंट है, इसमें से पर मंथ है ना, फैसिलिटी कितनी चलेगी 8,000 में से, 8,000 में से 5,000 रुपए पर मंथ फर्नीचर की फैसिलिटी, ठीक है, प्लस 300 रुपए इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी और गार्डन और वॉचमैन की फैसिलिटी, वॉचमैन की फैसिलिटी 400 रुपए। टोटल फैसिलिटी हो गई सर है ना 5,000 प्लस 300 प्लस 400, ये हो गए 5,700। सर टोटल फैसिलिटी 5,700 जो अदर सोर्स में जाएगी। तो अगर इसमें से 8,000 घटा दूं तो बिल्डिंग का किराया कितना है, बिल्डिंग का तो किराया मात्र 2,300 रुपए पर मंथ है, 2,300 रुपए पर मंथ है। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा 2,300 रुपए पर मंथ एक्चुअल रेंट, ठीक है, और ये सारी चीजें जाएंगी अदर सोर्स में 5,700। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी निकालूं, ठीक है, तो शॉर्ट में मैं एक बार है ना निकाल देता हूँ जल्दी से ताकि आपको टेंशन ना रहे बाद में। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी निकालूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, सबसे पहले सर लिखूंगा GAV, GAV तो बताइए कितनी है सर, फेयर रेंटल वैल्यू ये निकाल देता हूं मैं, फेयर रेंटल वैल्यू 7,000 पर मंथ, तो
तो 7,000 इंटू 12, क्योंकि 12 महीने लेट आउट है, 7,000 इंटू 12 यानी केस नंबर 1 है हमारा। अगर कुछ नहीं कह रहा तो कोई और बाइफर्केशन या कोई और हमें डिटेल नहीं मिल रही, ठीक है। 84,000, तो भैया ये हो गया मेरा फेयर रेंटल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी रखी है सर? म्युनिसिपल वैल्यू है 6,000 इंटू 12, 6,000 इंटू 12, 7,200 रुपए। विच एवर इज हायर, 84,000 स्टैंडर्ड रेंट, राइट। म्युनिसिपल टैक्स स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। विच एवर इज लोअर, 84,000, यही मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है। एक्चुअल रेंट हमने निकाल दिया 2,300 पर मंथ, ठीक है। एक्चुअल रेंट आया 2,300 इंटू 12, सर ये आ गया एक्चुअल रेंट 27,600। विच एवर इज हायर सर, 84,000, ठीक है मुन्ना, राइट। 84,000, तो भैया जीएवी कितनी आ गई सर? जीएवी आ गई मेरी 84,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। ढूंढो जल्दी म्युनिसिपल टैक्स। सर म्युनिसिपल टैक्स पेड है सर 10,000, वो भी पूरे साल का है, तो 10,000 पूरे ईयर का यहाँ पे लेस कर देंगे, माइनस 10,000, कितना आ गया? 74,000। इसमें से माइनस करेंगे सर सेक्शन 24 की डिडक्शन, 30% स्टैंडर्ड, 74,000 इंटू 30%, ये आ गया 222,000। इसमें से फिर माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन कितना दे रखा है सर? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वॉज 20,000 रुपए, ठीक है ना। कुछ नहीं कर रखा तो पूरे साल का ही दे रखा है 20,000 रुपए। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी आ गई सर? 74,000 माइनस 222,000 माइनस 20,000, ये आ गई सर 31,800। ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी निकाल दिया, हेडिंग वगैरह डाल देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में डाली थी। फिर आया मैं अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज में लिखी मैंने फैसिलिटी, है ना, जो कमाई है छुई मुई की, ऐसे लो, रेंट ऑफ फर्नीचर रिसीव्ड 5,000 रुपए, ठीक है ना, राइट। उसके बाद और किसका किराया मिल रहा है सर? इलेक्ट्रिसिटी और गार्डनर, है ना। इलेक्ट्रिसिटी 300 रुपए प्राप्त हुए, गार्डनर, है ना, कितने रुपए प्राप्त हुए फैसिलिटी के सर? 400 रुपए, राइट। एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, तो चलो मैं लिख के बताता हूँ। टोटल कितना हुआ सर? 57,500 माइनस एक्सपेंस फॉर अबव, माइनस एक्सपेंस फॉर फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, गार्डन, नील। तो इसका मतलब अदर सोर्स की इनकम कितनी होगी? 5700। अब मुझे कहा जाए सर टोटल इनकम निकालो, तो टोटल इनकम कैसे निकालूंगा? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी 31,800, पीजीबीपी नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, रेंट और अदर सोर्सेज का जो भी किराया वगैरह है वो है 5700, राइट। जीटीआई हो गई मेरी 31,800 प्लस 5700, सर 37,500 मेरी जीटीआई। डिडक्शन 80C से लेकर 80U हम सबकी फेवरेट, है ना। 80U यहाँ पर नहीं है, तो मेरा आंसर टोटल इनकम कितनी आ गई? 37,500। यही मेरी टोटल इनकम आ चुकी है। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। तो पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करी, बिल्कुल सेपरेट एक पेज पर, वर्किंग नोट निकाल दिया। फिर अदर सोर्स की कैलकुलेशन करी, ये बता दिया इसके एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है। फिर टोटल इनकम के कैलकुलेशन कर दी, जीटीआई एनटीआई निकाल दी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कंपोजिट रेंट के बारे में मैंने लिख के बता दिया। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, शानदार तरीके समझ चुके हो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने से। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिए। जो भी बुक तुम्हारे पास है दाएं करते चले जाओ, करते जाओ। जो भी दिक्कत है मुझसे पूछते चले जाओ। तो मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में शानदार वीडियो के साथ। तब तक